एक बार की बात है, एक दूर के देश में एक राजा रहता था। वह एक बुद्धिमान और दयालु राजा था, लेकिन वह एक बात से बहुत परेशान था। वह यह नहीं जानता था कि अपने लोगों को कैसे खुश रखे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं अपने लोगों को खुश कैसे रखूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप अपने लोगों के लिए एक अच्छा राजा हैं, लेकिन आपके लोगों को खुश रखने के लिए आपको उन्हें ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। मैं अपने लिए एक योग्य गुरु खोजूंगा। राजा ने अपने पूरे देश में एक योग्य गुरु की खोज की। अंत में उन्होंने एक महान गुरु को पाया। गुरु बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। राजा ने गुरु को अपने महल में बुलाया और कहा, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे ज्ञान और शिक्षा प्रदान करें। गुरु ने कहा, महाराज, मैं आपका शिष्य बनने में प्रसन्न हूं। मैं आपको सभी ज्ञान और शिक्षा प्रदान करूंगा जो आपके लोगों को खुश करने में आपकी मदद करेगी। गुरु ने राजा को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को धर्म, दर्शन, राजनीति, इतिहास और अन्य विषयों के बारे में सिखाया। राजा ने गुरु से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा के महत्व को समझा। राजा ने अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग अपने लोगों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने लोगों को पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा ने अपने लोगों को धर्म और दर्शन के बारे में भी सिखाया। उन्होंने लोगों को नैतिक मूल्यों और अच्छे आचरण के बारे में बताया। राजा के प्रयासों से उसके लोगों को खुशी और समृद्धि मिली। वे राजा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक विदेशी राजा के राज्य की यात्रा पर आया। विदेशी राजा की बुद्धिमत्ता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। विदेशी राजा ने राजा से कहा, आप एक महान राजा हैं। आपने अपने लोगों को खुश और समृद्ध बनाया है। राजा ने कहा, यह सब गुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे ज्ञान और शिक्षा प्रदान की, जिससे मैं अपने लोगों की मदद कर सका। राजा और गुरु के बीच बहुत गहरा बंधन था। वे एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान और प्यार करते थे। एक दिन गुरु बीमार पड़ गए। राजा बहुत चिंतित था। वह गुरु की देखभाल करने के लिए उनके पास आया। राजा ने कहा, गुरु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरु ने कहा, महाराज, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है। गुरु ने राजा को अपने अंतिम वचन दिए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। राजा गुरु की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। उसने गुरु के लिए एक भव्य समारोह किया। राजा ने गुरु की शिक्षाओं को हमेशा याद रखा। उन्होंने अपने लोगों की मदद करने के लिए गुरु की शिक्षाओं का पालन किया। राजा अपने गुरु की मृत्यु से गहरा दुखी था, लेकिन उनका शोक ज्यादा टिक नहीं सका। उनके राज्य पर एक भयंकर तूफान छाया हुआ था और उनके लोगों का भविष्य अधर में लटक रहा था। आसमानी आग लगकर बरस रही थी, फसल तबाह हो चुकी थी और नदियां बेतहाशा बह रही थीं। अकाल, महामारी और अराजकता के बादल देश के ऊपर मंडरा रहे थे। राजा को पता था कि यह समय बहादुरी और बुद्धि दिखाने का था। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को याद किया, जहां उन्होंने सुख दुख दोनों समय संतुलन से रहने और कठिन समय में दृढ़ता का पाठ सीखा था। उन्होंने महल की बारी में बचे फल सब्जियों को गरीबों में बंटवाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने उन विद्वानों और इंजीनियरों को इकट्ठा किया जो गुरु के मार्गदर्शन में राजपाट चलाने में उनकी मदद करते थे। उन्होंने तूफान के कहर से बचे हुए खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाया और नए किस्म के बीजों का प्रबंध किया जो कम पानी में भी अधिक अनाज दे सके। साथ ही उन्होंने बचे हुए जलस्रोतों का कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए नहरों का निर्माण शुरू करवाया। लोगों को राहत पैकेज दिए गए और बेरोजगारों को अस्थायी काम पर लगाया गया। यह आसान नहीं था। अफवाहें फैल रही थीं, विद्रोह की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं और कुछ पड़ोसी राजा उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन राजा गुरु की शिक्षाओं के सहारे मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें आशा का संदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को तूफान के नुकसान से बचाव कार्य में लगाया और विद्रोह को शांत करने के लिए प्रभावी उपाय किए। पड़ोसी राजाओं को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी कमजोरी सिर्फ प्राकृतिक आपदा है, उनकी संकल्प शक्ति अटूट है। धीरे धीरे प्रयास रंग लाने लगे। सूखा कम हुआ, नदियां शांत हुईं और नई फसलें खेतों में लहराने लगीं। लोगों का विश्वास लौटा, आपसी सहयोग की भावना मजबूत हुई और राज्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। इस संकट के दौरान राजा ने जो धैर्य, बुद्धि और नेतृत्व का परिचय दिया, उसने न केवल उनके लोगों को बचाया बल्कि उनके राजतंत्र की नींव और भी मजबूत कर दी। राजा को अब सिर्फ एक धर्मी शासक नहीं बल्कि एक संकट मोचक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन उनके लिए परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक नया खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। राजा और उनके लोग तूफान के बादल छंटने और राज्य की पुनर्बहाली में लगे हुए थे। तभी उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। एक दिन एक दूत राजा के पास आया और उसने उन्हें बताया कि एक शक्तिशाली सेना उनके राज्य की ओर बढ़ रही है। दूत ने कहा कि सेना का नेतृत्व एक अज्ञात व्यक्ति कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है यह किसी को नहीं पता। राजा को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को एकत्रित किया और उनसे इस खतरे से निपटने के लिए योजना बनाने के लिए कहा। मंत्रियों ने कहा कि सेना बहुत बड़ी है और इसे हराना मुश्किल होगा। सेनापतियों ने कहा कि सेना बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और इसे हरा पाना आसान नहीं होगा। राजा ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को सेना की आपूर्ति और रसद की व्यवस्था करने के लिए कहा। राजा ने अपने लोगों से भी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वे सभी को एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। लोगों ने राजा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे राजा के साथ खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो। अगले कुछ दिनों में राजा और उनकी सेना ने खतरे का सामना करने के लिए तैयारी की। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और अपने लोगों को संगठित किया। अंत में वह दिन आ गया जब सेना राजा के राज्य की सीमा पर पहुंच गई। राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे अपने देश के लिए लड़ें और अपने लोगों को बचाएं। सैनिकों ने राजा का जवाब दिया, हम आपके साथ हैं महाराज, हम अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध बहुत भीषण था। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। राजा ने खुद युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और दुश्मन सेना को पीछे धकेलने में मदद की। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। अंत में राजा की सेना ने दुश्मन सेना को हरा दिया। राजा ने जीत का जश्न मनाया। उन्होंने अपने सैनिकों और अपने लोगों की बहादुरी की प्रशंसा की। राजा ने कहा, आज हमने अपने देश की रक्षा की है, हमने अपने लोगों को बचाया है। लोगों ने राजा का जश्न मनाया। उन्होंने राजा को एक महान योद्धा और एक महान शासक के रूप में देखा। लेकिन राजा जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन वह अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। राजा ने दुश्मन सेना को हराकर अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा की थी, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह थी कि उनके राज्य को तूफान और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करनी थी। इसके लिए उन्हें अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत थी। दूसरी चुनौती यह थी कि उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को सुधारने की जरूरत थी। युद्ध के कारण इन संबंधों में खटास आ गई थी। तीसरी चुनौती यह थी कि उन्हें अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत थी। युद्ध के दौरान
कुछ लोगों ने अपराध करना शुरू कर दिया था। राजा ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहन दिया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति समझौते किए। उन्होंने राजदूतों को भेजा और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और न्याय प्रणाली को मजबूत किया। राजा की योजनाओं ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। राज्य में आर्थिक विकास हुआ, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध सुधर गए और कानून और व्यवस्था कायम हो गई। राजा के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजा एक महान शासक हैं, लेकिन राजा जानता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वह अपने लोगों की खुशी और समृद्धि के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। राज्य ठीक होने लगा था, खेत लहरा रहे थे, नगरों में दुकानों में हलचल लौट आई थी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी थी। पर एक चीज राजा के मन में लगातार खटकती रहती, गुरुजी का वह आखिरी संदेश जो किसी पहेली की तरह सुलगता था। महाराज, जहां शांति और कल्याण का दीपक सबसे मंद जलता हो, वहां तुम्हें अंधकार को मिटाना है। वहां मेरी शिक्षाओं का असली स्वाद मिलेगा। दिन रात राजा इस वाक्य को सुलझाने की कोशिश करता। आखिरकार उसे लगा कि उत्तर उसके राज्य की सीमा के बाहर उन पिछड़े इलाकों में छिपा है जहां संसाधन कम थे और अशांति की जड़ें गहरी थीं। वह जानता था कि गुरु उसे युद्ध नहीं बल्कि ज्ञान और विकास का हथियार उठाने की प्रेरणा दे रहे थे। इस निर्णय के साथ राजा ने एक नया मिशन शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य के शिल्पकारों, वैद्यों, कृषि विशेषज्ञों और शिक्षकों को इन पिछड़े इलाकों में भेजा। उनका काम वहां के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करना था। शिल्पकारों ने लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने, हथियार बनाने और कपड़े बुनने का हुनर सिखाया। वैद्यों ने उनमें औषधीय पौधों की पहचान करना और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान फैलाया। कृषि विशेषज्ञों ने उन कठिन इलाकों में भी फसल उगाने के तरीके बताए। शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया और उनकी जिज्ञासा जगाई। राजा ने खुद भी इन इलाकों की यात्रा की। वह वहां के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आशा का संदेश दिया। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अशांति कम हुई, लोग समृद्ध होने लगे और उनके चेहरों पर गरिमा लौट आई। एक छोटे पहाड़ी गांव में पानी की भारी कमी थी। वहां की जनता ने राजा से मिलकर अपनी परेशानी बताई। राजा ने एक जलस्रोत विशेषज्ञ को गांव भेजा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और पहाड़ों की जमीन का अध्ययन किया। अंत में उसने गांव के ऊपर ही एक पहाड़ी में पानी का झरना खोज निकाला। गांव वालों ने राजा के मार्गदर्शन में नहरें बनाई और झरने से गांव तक पानी पहुंचाया। गांव हरा भरा हो गया, लोग खुशहाल हो गए। इस तरह राजा ने हथियारों का सहारा लिए बिना उन क्षेत्रों में शांति और विकास लाया। एक शाम राजा एक मंदिर में गुरु जी की प्रतिमा के सामने खड़े थे। उन्हें लगा कि वे उन्हें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राजा को समझ में आ गया कि गुरु का अंतिम संदेश केवल ज्ञान ही नहीं था, बल्कि करुणा और कर्म की शिक्षा भी थी। यह शक्तियों से लड़ने से ज्यादा अंधकार को ज्ञान के दीपक से मिटाने के बारे में था। राजा का यह मिशन अब तक सबसे बड़ी लड़ाई थी जो बिना तलवार के लड़ी जा रही थी। राजा का मिशन सफलता की ओर बढ़ रहा था। पिछड़े इलाकों में शांति और विकास बढ़ रहा था। लोग खुशहाल थे और राजा को अपना महान शासक मानते थे। लेकिन राजा को पता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी अशांति थी। कुछ लोग अभी भी पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों से बंधे हुए थे। एक दिन राजा एक यात्रा पर थे जब उन्हें पता चला कि एक दूर के गांव में एक अशांति फैल रही है। गांव के लोग एक नए धर्म के अनुयायी बन गए थे जो हिंसा और द्वेष का प्रचार कर रहा था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा। उन्होंने गांव में शांति बहाल कर दी, लेकिन गांव के लोगों ने
राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा पर धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। राजा को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं था, यह एक शक्ति संघर्ष था। गांव के लोगों का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति कर रहा था जो राजा की सत्ता को चुनौती देना चाहता था। राजा को पता था कि उसे इस चुनौती का सामना करना होगा, लेकिन वह हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि हिंसा से केवल और अधिक हिंसा ही पैदा होगी। राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे गांव के लोगों को शांतिपूर्वक समझाया जाए। राजा ने स्वयं गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने उन्हें बताया कि वह उनके धर्म का सम्मान करता है, लेकिन वह हिंसा का भी विरोध करता है। राजा के शांत और समझदार शब्दों ने गांव के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने राजा से बातचीत करने का फैसला किया। राजा और गांव के लोगों के बीच कई दिनों तक बातचीत हुई। अंत में दोनों पक्षों ने एक समझौता किया। गांव के लोग हिंसा का त्याग करने के लिए सहमत हो गए और राजा ने उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। राजा की समझदारी और दृढ़ संकल्प ने इस संकट को हल कर दिया। गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया। राजा के इस मिशन ने उन्हें एक महान शासक के रूप में और भी अधिक प्रतिष्ठा दिलाई। लोग उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में देखते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति और समझ के माध्यम से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा ने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद रखा और उन्होंने शांति और विकास के लिए काम किया। उन्होंने अपने राज्य को एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र में बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।